नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ बीजिंग से जुड़ रहे हैं अनिल पांडे। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने भारत में भी कई संस्थानों में काम किया है। इस समय काफी दिनों से आप चाइना में हैं, इस समय बीजिंग में हैं। और बात हम पांडे जी से इसलिए कर रहे हैं कि हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की बैठक में, एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस समय चीन में हैं। और उनकी मुलाकात भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई है, कुछ और नेताओं से भी हुई है। इन्हीं सब मुद्दों पर 14 और जुलाई की 2 दिन की ये यात्रा है एस जयशंकर की, विदेश मंत्री की। अनिल पांडे जी, इस यात्रा को लेकर चीन में क्या चर्चाएं हैं? जो वहां पर कुछ भारतीय पत्रकार होंगे, जो इंडियन डायस्पोरा होगा, उसके अलावा जो चीन की दुनिया है, वहाँ के पत्रकारों की और वहाँ के आम लोगों की, उसको लेकर इस जो एससीओ की बैठक और उसमें भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात शी जिनपिंग से जो हुई है, उसको लेकर किस तरह की बातें हो रही हैं? समीर जी, सबसे पहले तो मुझे बुलाने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम जानते हैं कि हाल के दिनों में जो भारत के तमाम नेता चीन आते रहे हैं, खास तौर पे मैं शुरुआत करूं कि राजनाथ सिंह पिछले महीने यहाँ आए थे, जब एससीओ के जो रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था उसमें हिस्सा लेने के लिए चिंगदाओ में आए थे। और इसके बाद जी। ही एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, वो भी यहाँ पहुंचे। और एक तरह से लगातार ये क्रम जारी है, पिछले कुछ समय से हमने देखा है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप समझ पाए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पिछले साल अक्टूबर के महीने में रूस के कजान में जो मुलाकात हुई थी, उसके बाद संबंधों के सुधरने का सिलसिला जारी है एक लिहाज से। और इसी वजह से जो यहाँ पर, जो आपने पूछा कि यहाँ पर कैसा माहौल है, यहाँ पर एक तरह से सकारात्मक जयशंकर की यात्रा को देखा जा रहा है, सकारात्मक संबंध सुधरने की दिशा में। क्योंकि हम समझते हैं कि जब से गलवान घाटी वाली जो जो हादसा या उससे कहें कि संघर्ष हुआ था, उसके बाद पिछले 5 वर्षों में संबंध बेहद खराब हो गए थे। तो ऐसे माहौल में जो चीन में भी एक तरह से भारत के प्रति जो समझदारी है, एक क्योंकि विश्वास का अभाव है, जिसको ट्रस्ट डेफिसिट कह सकते हैं एक दूसरे के प्रति, तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो चीन का मीडिया भी है या चीन के लोग हैं, वो उनको लेकर भी भारत को लेकर एक सकारात्मक माहौल दिख रहा है। और जिस तरह से जयशंकर यहाँ पर आए हैं, 5 वर्षों में पहली बार वे चीन के दौरे पर आए हैं। आप समझ सकते हैं कि एक कितना महत्वपूर्ण दौरा हो सकता है। हालांकि एक बहुपक्षीय मंच है, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जयशंकर का यहाँ आना, चीन के राष्ट्रपति से मिलना, और कल उन्होंने चीन के उपराष्ट्रपति हान जंग से मुलाकात की थी, और इसके साथ ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी, जो कि पोलित ब्यूरो के मेंबर हैं, उनसे भी उनकी भेंट हुई थी। और इसके साथ ही एक और चीन के नेता हैं लिऊ चियनशन, जो भी बड़े नेता हैं, उनसे भी जयशंकर मिले थे। तो जब भी इनकी मुलाकात हुई है पिछले 2-3 दिनों में, तो ये समझ में आया है कि दोनों तरफ से सकारात्मक, दोनों तरफ से एक कंस्ट्रक्टिव और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात दोनों पक्षों की ओर से हो रही है। जो यहाँ के स्थानीय मीडिया या यहाँ के लोग या एक तरह से पत्रकार भी इसी टोन पर आगे बढ़ रहे हैं, जो हमें समझ में आ रहा है। अब अनिल पांडे जी, एक एक बात ये जो आपने मेंशन किया भी, और ये सही बात है कि 2020 में गलवान घाटी का जब विवाद था, उसके बाद से विदेश मंत्री नहीं गए हैं। हालांकि 2 साल कोविड का भी दौर रहा, लेकिन संबंध वास्तव में काफी खराब रहे। इस यात्रा न होने के पीछे के भी बड़ा कारण है। अभी हाल फिलहाल जिस तरह से अगर देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई है, चाहे ईरान और इसराइल के बीच की लड़ाई है, और इन सब के बीच में तिब्बत का जो मामला है, तिब्बत में यहाँ पर दलाई लामा को लेकर, उनके पुनर्जन्म को लेकर जिस तरह से एक बार फिर विवाद जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है, इन सब परिस्थितियों के बीच ये जो अगर संबंध सुधारने की कोशिशों के तौर पर देखा जाए इन मुलाकातों के, वैसे तो ये एससीओ की बैठक है, उसमें उनको जाना ही था,
फिर भी जो जी। राष्ट्रपति के साथ मुलाकात और आपने बताया तमाम नेताओं के वरिष्ठ नेताओं के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ जो बैठक है, संबंध सुधारने की दिशा में किस तरह का प्रयास है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये व्यावसायिक कारण है, व्यापारिक कारण है, या फिर जो दुनिया की बदलती स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, अमेरिका का प्रभुत्व, डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है, या इसको किस तरीके से देखा जाए? कौन से कारण ऐसे हैं जो इन संबंधों को सुधारने के लिए ज्यादा बड़े फैक्टर का काम कर रहे हैं? समीर जी, बहुत ही अच्छा सवाल जो आपने पूछा, क्योंकि ये मुझे लगता है दोनों तरफ से काम कर रहा है। एक तो जो अमेरिका की ओर से जो टैरिफ आए, टैरिफ वॉर शुरू हुआ, और जो बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है, उसमें दोनों देशों का थोड़ा नज़दीक आना तो लाज़मी बनता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे को लंबे समय तक इग्नोर करना या एक दूसरे के साथ आगे नहीं बढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। भले ही आप मीडिया में सनसनीखेज खबरें देख लें, भारतीय मीडिया में, कि हमारे साथ चीन के साथ ऐसा होने वाला है, लड़ाई झगड़ा होने वाला है, या अक्सर जो भारत के चैनलों में दिखता है। लेकिन उसके विपरीत जब नेता मिल रहे हैं, खास तौर पर जो पिछले कुछ महीनों से जो सिग्नल जो समझ में आ रहा है, तो उस उसे देखते हुए लगता है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। चीन को भी भारत के बाजार की आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम चीनी कंपनियों का भारत में निवेश था 2020 से पहले, तो वो अटका हुआ है, उसको लेकर भी परेशानी है। और भारत भी, जाहिर सी बात है, क्योंकि भारत के भी बहुत सारे यहाँ पर लोग रहते हैं, इन बड़ा इंडियन डायस्पोरा है। अभी मैंने बताया कि एक चीज और समस्या देखने में आ रही है कि जो ट्रंप ने दुनिया को परेशान किया, तो ऐसे में भारत को भी समझ में आ रहा है कि अगर क्योंकि चीन के साथ अमेरिका संबंध भले ही आपको बाहरी तौर पर खराब लग रहे हैं, लेकिन चीन के साथ वो बड़ी डील करने को तैयार है। साथ ही साथ इंडिया के साथ भी ट्रेड डील की बात हो रही है। तो मुझे हम्म। जो समझ में आता है कि बीच में रूस का मामला भी सामने आया था कि रूस की इसमें भूमिका हो सकती है। वो चाहता है कि भारत और चीन थोड़ा नजदीक आए, संबंध सुधरें। तो इसमें चीन रूस की भी एक सकारात्मक रोल नजर आता है। और जहां तक हमने देखा है कि जो कोविड के बाद या गलवान घाटी के बाद संबंध बेहद खराब हो गए थे, समीर, जैसा कि हम जानते हैं, और एक दूसरे के देशों में मीडिया एक दूसरे के खिलाफ ही तमाम खबरें आ रही थी। तो ऐसे में माहौल बिल्कुल खराब था। पिछले 5 वर्षों से दोनों देशों के बीच सीधी विमान सेवा नहीं है, जबकि चीन हम्म। का लगभग हर दुनिया के कोने कोने के साथ, जिसके साथ उनका झगड़ा भी है, उसके बावजूद उनकी सीधी विमान सेवाएं तमाम देशों में मौजूद हैं। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती कि भारत के साथ और आखिर क्यों हो रहा है। हालांकि कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा, मैं कह सकता हूँ राजनीतिक तौर पर शायद भारत में है, तो इसलिए भारतीय मीडिया या भारत सरकार उसको आगे लेकर आ रही है। और जयशंकर ने भी जो कल मुलाकात की, तो उन्होंने चीन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इट्स वाइडली अप्रिशिएटेड इन इंडिया द रिजम्पशन ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो इससे समझ में आता है कि एक कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत के लिहाज से, भारतीय श्रद्धालु वहां पर जाते हैं कैलाश मानसरोवर, तो एक बड़ा मामला बनता है। लेकिन जो हम पिछले कुछ महीनों से सुन रहे हैं कि लगातार सीधी विमान सेवा शुरू होने वाली है, और चीन के बहुत सारे लोग हैं जिनको यहाँ पर अभी भी भारत जाना चाहते हैं। भारत के, वे बहुत लंबे समय से भारत जाते थे, जिसमें योग प्रेमी हैं, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के बारे में अच्छी सोच रखते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन उनको भी कोई वीजा नहीं मिल रहा है। इसके उलट जो भारत से चीन आने वाले तमाम लोग हैं, उनको बहुत आसानी से, कंपेयर टू भारत जाने के, उनको बहुत आराम से चीन सरकार वीजा दे रही है। और मेरी कितने भारतीयों से मुलाकात हुई है जो हाल के दिनों में यहाँ पर आए हैं। तो समीर जी, मुझे लगता है कि ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो कंस्ट्रक्टिव और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप को सुधारने की बात भारत की ओर से हो रही है, ये अगर धरातल पर उतरे तो बात होगी। क्योंकि हम सुन रहे हैं कि टेक्निकलिटीज पे काम हो रहा है कि फ्लाइट शुरू होने वाली है, लेकिन पिछले 6 महीनों से यही टेक्निकलिटीज आके समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या टेक्निकलिटीज फंसी हुई हैं कि एक सीधी विमान सेवा चीन से भारत नहीं हो पा रही, जबकि हांगकांग से सीधे भारत के लिए एयर इंडिया हो या तमाम दूसरी विमान सेवाएं चल रही हैं, जबकि हांगकांग भी चीन का एक हिस्सा है, ऑटोनोमस रीजन है। लेकिन लेकिन मेनलैंड चाइना, जो मुख्य भूमि है, बीजिंग से, शंघाई से और क्वांगजू अन्य शहरों से पिछले 5 साल पहले तमाम विमान सेवाएं होती थी, लेकिन वो सब बंद कर दी हैं। तो मुझे लगता है कि शायद भारत की ओर से कहीं न कहीं प्रेशर, एक टैक्टिक्स का इस्तेमाल हो रहा है चीन को दबाव में लाने के लिए। तो शायद वो वीजा नहीं दे रहे हैं या विमान सेवा नहीं शुरू हो पा रही है, तो एक ये कारण लगता है।
तो लेकिन वही जो बात हमने कही थी अनिल जी, इसमें सबसे जो एक कह लीजिए कि चीन की दुखती रग भी जिसको हम कहते हैं कि तिब्बत का मामला, तिब्बत पर जिस तरह का जो भारत का स्टैंड है और उसको लेकर अभी बयान भी आए थे चीन के भी कुछ नेताओं के, वो कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है चीन के लिए? आपको क्या समझ में आता है? जितना हम लोग यहाँ से समझते हैं कि चीन उसको लेकर बहुत एग्रेसिव हो जाता है, या भारत के एक बयान से भी दलाई लामा को लेकर अगर कुछ भी बोल दिया जाए तो चीन की ओर से रिश्ते खराब हो जाते हैं, वास्तविक स्थिति इसकी क्या है? आप चूंकि चीन में बैठे हुए हैं और काफी समय से आप रह रहे हैं, इसलिए ये सवाल आपसे इसका उत्तर हमें बेहतर मिल सकता है। जी। जी, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है तिब्बत का, और जैसा कि हमने देखा है, भारत जिसको अरुणाचल प्रदेश कहता है, तिब्बत को चीन उसको दक्षिण तिब्बत के नाम से पुकारता है, और बार-बार उनके नाम भी वहाँ पर चीन की ओर से जारी कर दिए जाते हैं, जिसको लेकर अगर कोई भारत का नेता अरुणाचल प्रदेश में जाता है, उसको भी चीन उसको लेकर भी वो नाराज़गी जताते हैं बार-बार। तो ज़ाहिर-सी बात है, बहुत ही अहम हिस्सा है तिब्बत, और जिस तरह से तिब्बत में विकास हुआ है, तिब्बत में उन्होंने पिछले 60 वर्षों में जो किया है वहाँ पर, जो मुख्य भूमि में जिस तरह से हुआ है, और जो दलाई लामा भारत में बैठकर बयान देते हैं, या फिर भारत सरकार का उनको पूरा समर्थन हासिल है, उसको लेकर चीन जाहिर सी बात है नाराज होता है। और क्योंकि तिब्बत को वो अपना हिस्सा पूरी तरह से मानते हैं, और उसको सीजांग यहाँ पर कहा जाता है, तो इसी लिहाज से मैं देखूं कि जो एक तरह से चीन को नाराज करने की कोशिश होती है, या फिर एक दूसरे के बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं, इसको सुलझाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। इस पर शायद बात होना भी मुझे लगता है कि एक आसान मामला नहीं है। ये कोई बाउंड्री का मामला नहीं है, लेकिन एक ये ऐसा मामला है जो जिसको लेकर दोनों देशों के अलग-अलग बिल्कुल अलग रुख हैं, और एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है उसको लेकर। और चीन जिस तरह से पूरी दुनिया मानती है कि तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा है और चीन का एक ऑटोनोमस रीजन है, वो आज दुनिया मान रही है। भारत ने भी उसको स्वीकार किया है, लेकिन अब वो कभी न कभार आपस में कुछ न कुछ संबंध थोड़ा खराब होते हैं, तो भारत की ओर से एक बयान आ जाता है, या भारत का कोई नेता उधर पहुंच जाता है, दक्षिण तिब्बत जिसको ये कहते हैं, और फिर चीन की ओर से भी नाम बदलने की कवायद शुरू हो जाती है, और काउंटर अटैक के जो बयान हैं वो जारी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अगर इस पर बात दोनों देश करेंगे तो संबंध सुधरने के बजाय खराब ही होंगे ज्यादा। तो इसी तो क्या है, इसको जो बाइलेटरल रिलेशंस जो बेहतर करने की कोशिशें हो रही हैं, उनमें क्या ये रोड़ा बनेगा, या फिर दोनों ही देशों के बीच में कोई ऐसी सहमति है, भले ही वो आधिकारिक रूप से ना हो, कि इसको फिलहाल इग्नोर करें, इसको अभी छोड़े रखें, बाकी और दूसरे जो व्यापारिक संबंध है और संबंध है उनको थोड़े बेहतर करें, जो अभी पिछले कुछ दिनों से कुछ सालों से खराब चल रहे हैं? जी बिल्कुल, मुद्दा यही है कि व्यापारिक रिश्तों को सुधारें, पीपल टू पीपल एक्सचेंज जो है उसको नॉर्मलाइज करें, सांस्कृतिक संबंध हैं उन पर ध्यान दें, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला मामला या डी एस्केलेशन मामला थोड़ा अलग है, उस पर बात हो रही है और उस पर बहुत आगे बढ़ गए हैं दोनों देश। अगले महीने वांग यी जो है वो भारत भी जा रहे हैं विदेश मंत्री इस मुद्दे पर बात करने के लिए, सीमा के मुद्दे पर। तो हम समझ सकते हैं कि अन्य मामलों पर चर्चा होनी है और होगी जरूर। और जो तिब्बत का मामला है, जो ऐसे मामले हैं जिन पर मीडिया में भले ही खबरें ज्यादा आए, एक तरह से एक औपचारिक बयानबाजी हो सकती है दोनों की ओर से, लेकिन दोनों देश ये समझते हैं कि इस पर ज्यादा उलझने से संबंधों में सुधार नहीं होगा। तो ये एक थोड़ा अलग सा मामला है। एक थोड़ा सा हटकर सवाल है अनिल जी, की जो एक दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंधों में जो चीजें दिखती हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, वो चीज वहाँ की आम जनता में उससे कुछ अलग रुख रहता है भारत के साथ संबंधों को लेकर, या फिर बिल्कुल उसी के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग वहाँ आम जनता भी सोचती है भारत के बारे में? मुझे समीर जी, हम शायद पहले भी बहुत बार बात की है आपके साथ कि जो चीन के लोग हैं वो भारत को बुद्ध का देश मानते हैं, भारत को बॉलीवुड फिल्मों के से जानते हैं, भारतीय खाने को पसंद करते हैं, भारतीय महिलाओं की सुंदरता के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं, और भारतीय जो परिधान है, भारतीय संस्कृति की बात चीन में अक्सर होती है। तो जो लोग हैं
हो सकता है कि जो सोशल मीडिया में हमको दिख रहा है, जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं भारत के प्रति या चीन, भारत में भी चीन के प्रति, वो शायद मुझे लगता है इतना बड़ा प्रतिशत लोगों का नहीं है जो भारत के प्रति नकारात्मक नजरिया रखते हैं। और जहां तक मुझे समझ में आता है कि अगर भारतीय मीडिया में जो चीन के बारे में बार बार जो नकारात्मक खबरें आती हैं शायद वो कम हो जाएं, या उनको इतना तवज्जो ना दे भारत सरकार, तो चीन में लोगों का ओपिनियन बदलना बहुत इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है समाज बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत एजुकेटेड लोग हैं, और इसके बाद वो चाहते हैं कि उनके आर्थिक संबंध सुधरें, व्यापार को लेकर बातें होती हैं, और ज्यादातर जो युद्ध की बात है या पुरानी बातों पर उनका ध्यान कम है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज हम लोगों के यहाँ अक्सर ये बात राजनीतिक गलियारों में चलती है, कई बार संसद में भी ये चर्चा हो चुकी है कि हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा बड़ा दुश्मन है, और लेकिन वास्तव में चाइना हमारा बड़ा दुश्मन है। ये कई बार ये बातें निकल कर आती हैं। ये इस बात को लेकर या इस तरह का जो ओपिनियन है यहाँ पर, उस पर चीन में मैं उसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं जानना चाहता हूँ, वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो होती हैं वो हम लोगों तक पहुँच ही जाती हैं, और वो सारी चीज़ें वो एक डिप्लोमेसी से तय होती है। लेकिन आम जनता भी वहाँ की क्या इस तरह से भारत के बारे में सोचती है? भारत से वो कोई खतरा महसूस करती है? वो चीन के लिए, अपने लिए नहीं, मतलब पूरे देश के लिए। क्या ऐसा वहां पर है? जिस और खास तौर पर तब जबकि सीमा विवाद चल रहा है, भारत में यहाँ विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री खामोश है, चीन ने हमारे इतने इलाके पर कब्जा कर लिया है, गलवान घाटी का मामला सामने आया ही था। इन सब घटनाओं को और इन सब जो यहाँ पर आइडियोलॉजीज हैं उनको देखते हुए वहाँ की आम जनता का भारत के प्रति क्या रुख रहता है? देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा चर्चा होती है, पाकिस्तान के साथ चीन का अच्छा रिश्ता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो उनकी सरकारों का नजरिया रहा है, उनकी फॉरेन पॉलिसी रही है, चीन के साथ मित्रता की रही है। तो वे उनकी ओर से कभी भी कोई नकारात्मक बयान या नकारात्मक चीजें चीन को लेकर नहीं आती हैं। तो इससे ये एक चीज और समझ में आती है कि जो चीन में यहाँ पर लोग हैं या चीन सरकार है, वो आमतौर पर अमेरिका के साथ या जो अन्य बड़े देश हैं जिनके साथ जो दक्षिण चीन सागर का, साउथ चाइना सी का मामला हो, उसको लेकर यहाँ पर प्रतिक्रियाएं ज्यादा सामने आती हैं बनिस्बत भारत के, क्योंकि भारत जरूर एक प्रतिद्वंदी है, प्रतिद्वंदी हो सकता है, लेकिन अभी भी भारत को बहुत लंबा रास्ता तय करना है इस मामले में, क्योंकि चीन जो है बिल्कुल अमेरिका के मुकाबले में खड़ा हुआ है। और चीन में जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं या बड़े बड़े मामले होते हैं, वो या तो यूरोप से झगड़े को लेकर हैं या फिर अमेरिका के साथ संघर्ष को लेकर बातें हो रही होती हैं, जो ट्रेड वॉर है, टैरिफ वॉर है। भारत उनको जरूर, भारत को एक इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत उनके लिए ऐसा इतना बड़ा खतरा नहीं है जिस तरह से जिस तरह से भारतीय मीडिया बताता है और भारतीय मीडिया में जिस तरह से पेश किया जाता है। और एक चीज हमने ये भी देखी है, जो चीन की ओर से बार बार कहा जाता है कि चीन की ओर से पहले किसी पर अटैक नहीं करते हैं। चीन की जो पॉलिसी रही है, जैसा भारत में भी अक्सर कहते हैं कि हम पहले किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, तो चीन के भी जो नेता हैं बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि हम दूसरे पर तब तक आक्रमण नहीं करेंगे कि जब तक हम पर कोई हमला नहीं होता है। तो एक चीज ये है कि लोग यहाँ पर भारत के बारे में चर्चा इतनी ज्यादा नहीं होती है। हाँ, भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है, भारत में जो परेशानियां हैं, महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, या जो हम गंदगी दिख रही है, लोग सड़कों पर सोए हुए हैं, गरीबी की हालत है, उसको लेकर वीडियोस, उसको लेकर समाचार यहाँ पर अक्सर रहते हैं। लोग एक तरह से समझते हैं कि भारत चीन के साथ मुकाबला कर रहा है, लेकिन इन सब चीजों में बहुत पीछे है। भारत को ये पहले स्थिति अपनी सुधारनी चाहिए। एक चीज और जो अभी पिछले दिनों मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो तमाम घटनाक्रम हुए, बहुत सारी बातें हुई, उनमें सेना के एक बड़े अधिकारी राहुल आर सिंह का बयान आया कि पाकिस्तान अकेले, भारतीय सेना पाकिस्तान से अकेले नहीं लड़ रही थी, पाकिस्तान के पीछे और भी ताकतें थी, और सीधे तौर पर उन्होंने नाम लिया है, उनमें चीन का भी नाम है। ये सारी चीजें, इनको देखते हुए आपको संबंधों के सुधरने की स्थिति कहाँ तक दिखाई पड़ रही है, और चीन में क्या इस पर लोगों की प्रतिक्रिया किस तरह की थी कि छिपे तौर पर वो पाकिस्तान के साथ दिखाई पड़ रहा है भारत के खिलाफ?
देखिए ये जो समीर मुझे लगता है पूरा अंतर्राष्ट्रीय मामला है और अंतर्राष्ट्रीय जो डिप्लोमेसी है उसमें भी आप जानते हैं कि ना कोई किसी का पक्का दोस्त है ना कोई किसी का पक्का दुश्मन है। हो सकता है कि आज चीन और पाकिस्तान बहुत गहरे दोस्त हैं या चीन और भारत की अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हो सकता है 10 या 20 सालों के बाद यही समीकरण बदल जाए और अमेरिका और भारत जो अभी क्लोज फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, जब भारत इस मुकाबले में खड़ा हो जाएगा कि वो अमेरिका को एक तरह से चुनौती दे सकता है, तो कि उस समय अमेरिका भी भारत का दुश्मन हो सकता है जिस तरह से आज चीन को देख रहा है। तो ये सब बातें चीन और पाकिस्तान के रिश्ते अलग ढंग के रहे हैं उसको लेकर, लेकिन वो भारत को भी इग्नोर नहीं कर सकता है। वो एक अलग लेवल पे पाकिस्तान को डील करता है और एक अलग तरीके से भारत के साथ संबंधों को चाहता है। जिस तरह से उदाहरण के तौर पर भारत के जापान के साथ रिश्ते हैं, लेकिन जापान और चीन के रिश्ते जो प्राचीन काल से हैं या बहुत लंबे समय से हैं, वो एक तरह से उतने अच्छे नहीं थे। तो ऐसे में अमेरिका और भारत के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन चीन और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो यही चीज है कि एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के दोस्त का दोस्त दुश्मन दुश्मन का दुश्मन जो है दोस्त बन जाता है। तो इन सब चीजों पे यही कह सकते हैं समीर भाई। और एक ये बात की जो आप बार बार मीडिया का आपने जिक्र किया भारत में, और आप उसको देखते ही होंगे, आपका संपर्क भी रहता है, बातचीत भी आपसे लोग करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं कुछ जगह ये पढ़ रहा था, कुछ वेबसाइट्स में, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया की वेबसाइट्स हैं उनमें जो शी जिनपिंग और एस जयशंकर की मुलाकात है उसको लेकर एक पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि आंखों में आंख डालकर बात की एस जयशंकर ने शी जिनपिंग के, और ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर विदेश मंत्रियों से शी जिनपिंग नहीं मिलते हैं। हालांकि एससीओ की बैठक में वो जितने भी वहां पर गए हुए हैं विदेश मंत्री, सबसे वो मुलाकात थी, कोई अकेली मुलाकात नहीं थी। ये इस तरह की जब आप खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं, जाहिर सी बात है आप भी इन खबरों को देखते होंगे, जो कि फ्रंट लाइन मीडिया की वेबसाइट है, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। कैसा लगता है, क्या वहां सोचकर आप भी, आपकी तरह से बहुत सारे लोग भारत के वहां रह रहे हैं, मीडिया में भी और दूसरी फील्ड्स में भी, किस तरह की फीलिंग आती है, आप लोगों की रिएक्शन क्या होती है? देखिए बात ये है कि इस तरह की जब चीज़ें सामने आती हैं तो भारत के बारे में आजकल बहुत कहा जाता है कि भारतीय मीडिया को या तो ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी है या फिर कुछ भी बोल देते हैं, उसके बाद वो फिर उसको वापस कर लेते हैं। हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा, उन्होंने बोला कि हमने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है। उधर ईरान और इसराइल के हमले में उन्होंने बोला कि तेहरान पर कब्जा हो गया है। बहुत कुछ इस तरह की बातें। भारतीय मीडिया के बारे में अभी विश्वसनीयता बहुत कमजोर हुई है हाल के वर्षों में। अगर कुछ एक आध चैनलों या अखबारों को छोड़ दें तो इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो ये लगता है कि सिर्फ भारत की जनता को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं या फिर राजनीतिक तौर पर प्रेरित होते हैं। अब आप देखिए, जैसे आपने बोला, तो वो एससीओ की मीटिंग में आ रहे हैं, एक कर्टसी मुलाकात है, वो विदेश मंत्रियों के साथ उनको मिलना ही है। और आमतौर पर विदेश मंत्री ऐसे ही मिलते हैं, और ऐसा नहीं है कि आंख में क्या उन्होंने उनको धक्का तो नहीं दिया राष्ट्रपति को, वो तो हाथ ही मिलाया और एक आमने सामने की मुलाकात ही है। और मैंने जो वीडियो देखा उसमें जयशंकर दो चार बातें कर रहे हैं और वो शी जो है उनको सुन रहे हैं, और ऐसा कोई वो नहीं है, वो आमतौर पर गंभीर मुद्रा में रहते हैं शी जिनपिंग, तो उसी अंदाज में नजर आए हैं। तो ऐसा भारत ने आंख दिखाई और वो डर गए या आंख मिलाई, तो ये संबंध मुझे लगता है थोड़ा ये अतिशयोक्ति है, थोड़ा सनसनी बनाने के लिए मीडिया में, और इस तरह की बातें। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल पांडे जी, आप बीजिंग से जुड़े हमारे साथ। आपने बहुत सारी बातें बताई कि ये जो एससीओ के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हो रही है उसमें भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान 9 देश हैं। उन 9 देशों के विदेश मंत्री 14 और 15 जुलाई को वहां जुटे हैं, और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई। बहुत सारी बातें आपने बताई कि दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने में ये बैठक, ये मुलाकात और विदेश मंत्री की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण होगी, और चीन की मीडिया, चीन के आम लोग क्या सोचते हैं भारत के साथ चीन के रिश्तों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे हम बात करेंगे इस तरह से कुछ और मुद्दों पर, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए, बात करने के लिए। समीर जी, आपने मौका दिया और बहुत सारी गहराई से बातें हमने की, और तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हमने बहुत मुद्दों पर विस्तार से बात की, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार हम फिर और किसी मुद्दे के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। जी बिल्कुल, धन्यवाद, नमस्कार।